मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। इब्रारुल हक का गाना कभी मेहदी हसन की आवाज़ में गाया? मैं नहीं, जो सा गाना जिस आवाज़ में होता है मैं उसको उसी आवाज़ में गाती हूँ। गज़ल को गज़ल की तरह गाती हूँ, पंजाबी को पंजाबी की तरह गाती हूँ। अच्छा मुझे बताया कि ज़्यादा मज़ा कब आता है, गाने में ताल बिगड़े या ज़िंदगी में हाल? गाने में किसी की ताल बिगड़े तो बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं। हम यहाँ पे देख रहे हैं टकी टकी का बंदा वायरल हो गया, क्या करें? आप वायरल होने की कोशिश ना करें, आप फेमस होने की कोशिश करें। हाँ। आप पॉपुलर होने की कोशिश करें। जो पॉपुलर होता है वो ताहयात सदा रहता है। औरतें क्या मेहनत करना नहीं चाहती? बहुत कम है। एक तो सबसे बड़ी बात हमारी नाजुकी जो है वो हमें लेके बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम आप अंदाज़ नजम में खुशामदीद। मैं जी नजम और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बड़ी दिलकश आवाज़ और ऐसी आवाज़ जो आपके कानों में रस घोल दे। और आपने इनकी आवाज़ सोशल मीडिया पे भी सुनी है, आपने एक ड्रामे के OST में भी सुनी है। यकीनन मैं उसका ज़िक्र करूँगा तो आप बखूबी जान जाएंगे। बातों बातों में कोई, आइए मिलते हैं उम्मे लैला शम्सी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप पहले तो मुझे बताइए, ये आपका नाम बड़ा मुश्किल सा नाम है, तो ये कैसे यहाँ तक नाम का सिलसिला पहुँचे? पहले तो सिलसिला बताएं। नाम जो मेरा है वो पैदाइशी ही है और पैदाइश से ही मेरे साथ मुंसलिक है और मैं इसको लेकर चल रही हूँ। ये मेरी फूफी अम्मा ने मेरा नाम रखा था। ठीक है। और क्योंकि हमारा जो फैमिली जो मेरी है वो हम अपने आप को सैयद कहते हैं, तो ये हमारे जो है वो अहले बैत में से एक नाम है, बड़ा मुबारक नाम है, तो उस हवाले से है ये। अच्छा, पहले हम बात उसी से करते हैं जो आपकी वजह शोहरत बना, बातों बातों में कोई। बाकी अहमदपुरी साहब का खूबसूरत कलाम है, तो मुझे बताइए कि ये आप तक कैसे ये ऑफ़र पहुंची और आपने इसको कैसे टेकअप किया? ये ऑफ़र जो है वो मुझ तक पहुंची थी। जो इस प्रोजेक्ट के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और कंपोज़र हैं, हसन बादशाह उनका नाम है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और जो मेरा फ़र्स्ट म्यूज़िक ट्रैक था वो भी उन्होंने ही बनाया था। और उसके अलावा मेरे अक्सर काम जो है वो वही करते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन के हवाले से बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से था कि मुझसे पहले तकरीबन 5 लड़कियां जो थीं वो ये गा चुकी थी। अच्छा। और जो इसके डायरेक्टर हैं बड़े ही मोअज़्ज़ज़ सैफ़ी हसन, उनको वो बात तो नहीं उसमें लग रही थी जो गज़ल में होनी चाहिए, या जो एक आवाज़ में थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है या पुख्तगी होती है। आपको पता है कि आजकल जो हमारी यूथ है वो थोड़ी सी स्टाइलिश है, और आप भी यूथ हैं, हम भी यूथ हैं, मगर हर चीज़ का एक जो जैसे जो गज़ल है उसको गज़ल ही होना चाहिए, जो पॉप है उसको पॉप ही होना चाहिए, फ्यूजन भी होना चाहिए, सब अच्छा है। मगर जहाँ बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जो उसकी है ना, जो उसका असल, जो उसका एसेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है दिखाना। बिल्कुल ठीक है। तो बादशाह साहब की बेगम ने उनको कहा कि आप ने अगर गज़ल गवानी है तो आप उम्मे लैला से क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वो तो इस तरह की चीज़ें क्लासिकल टाइप गाती रहती है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये एक ड्रामा है, और ड्रामा तो मुझे नहीं कहा गया था, मुझे कहा गया था कि कोई टेलीफिल्म टाइप कोई चीज़ है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट, बहुत छोटा ड्रामा। हाँ जी, क्योंकि बहुत तनमन नीलो नील नहीं, एपिसोड्स तो इसके मेरे ख्याल से 12-14 थे। बहुत कम थे, मतलब नॉर्मली होते हैं 20 प्लस ही होते हैं। फिर भी मुझे तो जो मेरी समझ में बात आई थी, मुझे ये लगा था ये कोई टेलीफिल्म है और ये उसका छोटा सा पार्ट है और उसके अंदर ये चल जाएगा और इसको कोई भी नहीं सुनेगा, इसको सिर्फ मैं सुनूंगी या मेरे घर वाले खुश होकर सुनेंगे।
तो इस तरह से जब मैं वहाँ गई तो कंपोजिशन उन्होंने ख़ुद की बहुत अच्छी की और मुझे कहा कि आप इसको याद कर लीजिए, जब आपको याद हो जाए और जब मुझे रिकॉर्ड करना होगा हम आपको बता देंगे, आप आ जाइएगा, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि मैं जो है वो स्टडी भी कर रही हूँ तो मैं भी बिज़ी हो गई और उसके बाद मेरे जहन में नहीं रहा। एक दिन उन्होंने मुझे अचानक फ़ोन किया कि आप जिधर भी आप जल्दी से आए, इसका हमने वोकल भेजना है, आप आ जाएँ। तो रास्ते में सफ़र करते हुए मैंने अपनी वालदा के साथ इसको सुना और उसको कॉम्पोजिशन को याद किया और वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल टेक में जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैंने जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है स्टूडियो में तो मैं उसको सिंगल टेक में ही कर देती हूँ। उसको मैंने कर दिया और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसको शोहरत मिलेगी या ये कोई सुनेगा और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात भी है कि आजकल के दौर में हमारी जो यूथ है वो गज़लियात पसंद करते हैं, उसको समझते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक को भी प्रेफर करते हैं। वरना हम तो भंगड़े गा के और शोर शराबा कर के कॉन्सर्ट्स में हमने तो पागल किया हुआ था, ख़ुद भी पागल हुए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम हर किस्म का मतलब हमारे जो माशरा है उसमें हर किस्म का जो है वो सुनने वाले बैठे हुए हैं मौजूद। अच्छा, आपका साइकोलॉजी के अंदर तालीम है और म्यूज़िक है, तो ये आपके घराने में कहीं से म्यूज़िक था या आप जो है बस पहली हैं जिन्होंने ये म्यूज़िक वाले साइड पे गई हैं? मेरे घराने में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं म्यूज़िक में आई थी तो उससे पहले मैं ख़ुद भी म्यूज़िक नहीं सुनती थी। हम तो वो लोग हैं जो हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है और मज़हब के हवाले से हमारे तो घरों में इसको हराम समझा जाता है। मेरा जो BS ऑनर्स है साइकोलॉजी में वो GCU से है और मेरा एडमिशन जो था वो म्यूज़िक सीट पे हुआ था क्योंकि मेरे नंबर बड़े कम थे FSC में और मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी थी। तो मुझे मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम कोई एक चीज़ याद कर लो, तुम नाते वगैरह तो पढ़ती ही हो तो उसी तरह ही गाना भी होता है, वैसे ही होता है, उस तरह ही होता है, तो तुम कुछ करके तो वहाँ ऑडिशन दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। और तब तो बहुत 2019 की ये बात है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता था और तभी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, आवाज़ शायद अच्छी होगी तो हो गया। यकीनन आप माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं और जिस पिच पे आपने वो गाना गाया है वो मेरा ख्याल कम ही जो है वो टारगेट करती हैं और शायद उस तक सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी जो कह रहे कि लीड सिंगर्स हैं उनमें भी कई ऐसी हैं जो शायद उस तक नहीं पहुँच सकी। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, एक और गाना मुर्शद प्लीज़ आज हमें वक्त दीजिए। ज़ाहिर है हम एंड पे आपकी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड करेंगे सारी। जी। तो मुझे बताएं कि ये जो था सिलसिला मुर्शद प्लीज़ आज, मुझे शोरा फाक गज़ल है, ठीक है, तो इसको आपने कैसे इसको सोचा कि मैंने इसको भी जो है टेक अप कर लेना है? मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो दोनों जो मेरी वायरल चीज़ें हैं दोनों में सेम है। मैंने दोनों को लाइटली लिया। अच्छा। दोनों को कहा ये तो किसी ने भी नहीं सुना, ये तो ऐसे ही है। हमारे बहुत ही प्यारे साथी आसिम तन्हा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको रहमत करे, वो मुझे बड़े अरसे से अप्रोच कर रहे थे कि मेरा आइटम है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, कंपोज़र हूँ, लिखी तो जो है वो फ़कार अलवी ने हुई है। तो ये गवाया था पहले वो मलंगी साहब से, तो कहा कि इसका फ़ीमेल वर्जन हमने करना है, सेम स्केल पे सेम टेम्पो पे, ये आपने गाना है। मैंने कहा ये क्या लफ्ज़ है, प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, मैं GC में पढ़ती हूँ, म्यूज़िक सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तो बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। मैंने कहा मैंने ये प्लीज़ कोई नहीं कहना। तो बड़ी देर से मुझे कहते रहे गा दें। फिर मेरी मामा ने मुझे कहा, मेरी मामा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, उन्होंने कहा कि आप कर दो, चलो जाके देखते हैं क्या होता है। तो किट्टू अली का है स्टूडियो, वाजिद अली ताफू साहब का, वहाँ इसको रिकॉर्ड किया गया था, वहाँ मैं गई। उसके बाद मैं फिर वहाँ जाके मैं फिर माइक पे खड़े होकर मैंने कहा ये प्लीज़ मैंने नहीं कहना, सारा कर, मैंने कहा ये प्लीज़ का कुछ करें, ये तो मैं नहीं कह सकती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लोग क्या मेरा मजाक बनाएंगे, गाले कुछ नहीं होता। तो उन्होंने BTS के तौर पे एक वीडियो वैसे ही बना के, मैं काला दुपट्टा लेके माइक पे खड़ी हूँ सिंपल, और मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो फेसबुक पे डाली। वो मैं जाके घर सो गई, सुबह उठी तो 1 मिलियन, अभी यूट्यूब पे नहीं आया था। उसके बाद आया तो अगले दिन मैं उठी तो सारे अखबारों में ये है वो है। मेरा भाई जा रहा है, मेरे पापा जा रहे हैं, वो अखबारों में कॉपियाँ लेके आ रहे हैं। आपने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, ये तो मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो मुर्शिद ने वक्त दिया तो मैं तो इतना खुश। उसके बाद सारे मुझे इंटरव्यूज होने मेरे शुरू हो गए। जो
प्रेस मीडिया में जो खबरें छपी उन्होंने तो मुझे इतना खुश कर दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। मैंने वो अभी भी कॉपी सारी रखी हैं अपनी फोटोओं के साथ फोटोओं के साथ काट के। फिर चैनल्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। चैनल से तो मैं पहले भी इंटरव्यूज में बड़ी फेवरेट हूँ सबकी, मुझे बुलाते रहते हैं। फिर भी वो मेरे घर पे आना शुरू हो गए कि ये आपने उसके लिए गाया है, ये अपने इसके लिए गाया है। मैं कहा मैंने तो अपने मुर्शद के लिए गाया है, जो आपका मुर्शद है आप उसके लिए सुन लें, मैंने तो अपने मुर्शद के लिए गाया, जो आपको लगता है उसको ज़हन में रख के सुन लें। तो ये कैसा, ये जो चेंज ओवर हुआ कि पहले इंटरव्यू ले रहे हैं और अब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू तो देखिए होते ही रहते थे, मगर पहले था कि कोई चीज़ उस तरह से नहीं थी। मतलब मैं शुक्र अल्लाह का, मैं अपनी चीज़ें मैंने कभी कवर नहीं किया। अभी आपका स्टूडियो का जो नाम है वो अंदाज़े नजम है, एक सिर्फ मैंने जिंदगी में कवर किया, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल। इसके अलावा मैंने कवर नहीं किया कोई, क्योंकि कवर हम कहते हैं कवर कर दो पर कवर ना करो कभी। तो वो मैंने कवर किया था, वो भी हसन बादशाह ने बनाया था, और उसको थोड़ा सा पहचान उसके अंदर छुप जाती है, मर्जी आप उसके अंदर एनर्जी पुट कर लें। वो भी मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि वो मुझे शायरी से, उस कलाम से मुझे इतना लगाव है कि मेरे बस में नहीं था, मुझे करना पड़ा। लेकिन आपको अमूमन ये रियाज वगैरह जो आप करते हैं, जो उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें तो ज़रूरत पड़ती रहती है ना इन चीज़ों की। हाँ जी, देखिए कवर्स गाएं ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस हो, यूज्ड टू हो। देखिए आपने जहाँ आपने अपनी पहचान बनानी है ना सोशल मीडिया पे, वहाँ तो आपको ओरिजिनल कंटेंट देना पड़ेगा, आपको वर्सेटिलिटी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, आपको नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। मगर जहाँ आप स्टेज पर जाएंगे ना पब्लिक में, वहाँ आपको हिट गाने ही गाने पड़ेंगे, वहाँ आपका अपना सोलो कोई नहीं सुनेगा। वहाँ आपको कहेंगे हमें अबरारुल हक सुनाओ हमने नच पंजाबन सुना है, उधर आपको नच पंजाबन करना पड़ेगा, वरना आपको नहीं लोग सुनेंगे। तो जहाँ तक आपने अपना तारुफ कराना है कि कौन है उम्मे लैला, नजम साहब कौन है, तब तो आपको थोड़ी सी इंफरादियत लानी पड़ेगी। जब आप स्टेज पे जाएंगे उधर आपने वही करना जो लोगों ने सुनना है। तो सिंगर जो है ना, उसको सब कुछ आना चाहिए। उसको पंजाबी भी आनी चाहिए, उसको सब आना चाहिए। इब्रारुल हक का गाना कभी मेहदी हसन की आवाज में गाया? मैं नहीं, जो सा गाना जिस आवाज में होता है मैं उसको उसी आवाज में गाती हूँ। गजल को गजल की तरह गाती हूँ, पंजाबी को पंजाबी की तरह गाती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने गाना पहली बार टीवी पे या ड्रामे पे आया, तो ये मतलब एक्सपीरियंस आपने बताया कैसा था? तो मतलब उससे जो आपके साथ लोग अटैच हैं, जो आपके साथ रोज़ उठने बैठने वाले हैं, उनको उनके रवैये में कोई तब्दीली आई कि यार ये गाना इसका हिट हो गया है, तो अब आके मुबारकबादें दे रहे, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिठाइयाँ लाई जा रही हैं? उसका ये था कि इसके फ़ौरन बाद मेरा कॉन्वोकेशन था जीसी में, मुझे डिग्री मिलनी थी बीएस की, और मेरा मेडल भी था। तो मैं वो अपना सारा वो जो लवाजमात थे वो मैं पहन के गई। तो जो मेरी जूनियर्स थे सोसाइटी के, मैं काफ़ी अरसे से, मतलब जब मेरी कंप्लीशन होगी तो उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने एमएस जो है वो आगे स्टार्ट कर लिया था। तो जब मैं गई तो वो सारे मेरे जो जूनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे, आप तो वायरल हो गई हैं, आप तो मशहूर हो गई हैं, आपका इतना अच्छा गाना, इनको क्या हुआ है इनको क्या हो गया? तो मुझे बड़ी अच्छी खासी छोड़ के गई थी इनको क्या हो गया? बड़ा एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मैंने ये मेरी काफ़ी बार चीज़ें जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मशहूर हुई हैं। मैंने बहुत कम गाने गाए हैं 5-6 साल के अरसे में, बहुत कम आइटम्स हैं मेरे, गिने चुने आइटम्स हैं, मगर उसमें से भी अल्लाह ताला ने मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही चलाए हैं। क्या बात तो अभी भी मेरा जो है वो रिसेंटली एक सॉन्ग मेरा मिलियन क्रॉस किया यूट्यूब पे, वो मैंने सहरा गाया था वीरे दी शादी मज़राही के साथ। वो भी काफ़ी ज़्यादा, मैं जब भी टिकटॉक खोलती हूँ वो हर शादी की वीडियो पे वही लगा होता है। तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि वो भी सिंगर हैं हमारे जो हर महीने में 6 गाने करते हैं। और मैंने शायद 6 साल में 6 किए हैं। ये भी कहा जाता है ना कि ये बरकत होती है, आपके पीछे दुआएं होती हैं, आपके जो बुजुर्गान होते हैं उनकी शफकत होती है, उनकी दुआएं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कहीं पे बाहर निकले तो उनकी दुआएं लेके निकलें ताकि उसके अंदर बरकत हो। तो ये मेरा ख्याल में आपके साइड से बरकत की मामला आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जो वालिदैन हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। देखिए बरकत के लिए भी जो पहले हरकत करनी पड़ती है। आपके वालिदैन भी आपको ऐसे दुआ नहीं देते, आपको पहले अपने आप को मनवाना पड़ता है। जो औलाद हड हराम होती है उसको टुड्डे ही पड़ते हैं। ये आपको भी पता है कि कहते जा कमा कुछ लेके आ, तो बोलेगी ना। ये साइकोलॉजी भी है, और ये हमारी
ये हमारा माशरा भी है। ये साइकोलॉजी जो है वो ज़िंदगी आपको सिखाती है। साइकोलॉजी जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें आप, फारिग हैं, ज़ाया हैं वो। मैंने तो यही देखा है कि जो औलाद अपने माँ बाप के पैर धो धो के पीती है ना, दस्ते शफकत भी उसके सर पे ही होता है। हाँ, ये तो दुआएं करने के लिए दवा भी बड़ी की है, फिर ही दुआएं मिली हैं। नहीं, ऐसे ही है, ये तो ज़ाहिर मेहनत में जो है बरकत है, लेकिन साथ दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपने काम शुरू किया म्यूज़िक का, तो इसकी बाकायदा कोई तरबियत ली? कौन उस्ताद हैं आपके, और किस तरीके से आप अपना ये जो पैशन है इसको आगे लेके चल रही हैं? जैसा कि मैंने आपको मैंने बताया कि मेरा जो आगाज़ था बिल्कुल वेरी इनिशियल स्टेज पे वो जीसी की म्यूज़िक सोसाइटी से था। वहाँ जो है वो वोकल प्रैक्टिसेस वगैरह बच्चों को करवाते थे, थियोरेटिकल नहीं सिखाते थे, बस वो आपको इतना कर देते हैं कि आप स्टेज पे जाके अच्छी लय में और सुर में आप गा सकते हैं। और इसके अलावा फिर मेरे उस्ताद थे उस्ताद अकबर अली ख़ान साहब, वो जावेद बशीर के कवाल के भाई हैं और वो भी क्लासिकल सिंगर हैं। उनसे मैं सीखती रही हूँ। और प्रॉपर अगर आप कहें कि मुझे बहुत राग आते हैं, कुछ आते हैं, वो मेरा मामला नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली अताई हूँ। सही बात है, हम खान साहब नहीं हैं। तो ये है कि जब मुझे कोई कंपोजिशन, मतलब जैसे अब आप इतने बड़े माशाल्लाह बहुत आला पाए कि आप शायर हैं और आपका कलाम मेरे सामने आएगा, तो वो मैं ऐसे तो नहीं कर सकूंगी, मुझे किसी ना किसी से फिर पूछना पड़ेगा कि इसको किस तरह से तरतीब दी जाए, इसकी कंपोजिशन किस तरह से होनी चाहिए, किस बहर में ये है, और उस हिसाब से। तो इस तरह फिर आपको जो है ना, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको मशवरा लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा गाना आपके खुद की ज़ुबान में आप गा रही हैं और गाते गाते आप इतनी इमोशनल हुई कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए? ये जो कैफियत हुई है? ये जो है ना OST, ये मैंने ऐसे ही गाया था। ये मैंने सिंगल टेक में गाया था, पर मैंने बड़ी तकलीफ में गाया था, क्योंकि इसकी शायरी इससे भी ज़्यादा होती हैं, दिल को छूने वाली, दर्दनाक। बड़े बड़े शेर हैं, जॉन एलिया के हैं, बड़े बहुत ज़्यादा। मेरा हाफजा इतना पुख्ता नहीं है, मगर मेरे याद में पड़ता है कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ दे शायरियाँ, मगर ये मैंने किसी और कैफियत में गाया था। ये मैंने इस तरह गाया था कि जैसे मेरे ऊपर गुजर रही है। मैंने ये उस तरह से गाया कि मुझे धोखा हो रहा है, और मैं किसी को कह रही हूँ कि बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। तो पता नहीं, शायद वो कोई आग निकल गई या कुछ हो गया, लोगों तक पहुंच गई, तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे बताएं, ये जो होस्टिंग है, इसका तजुर्बा आपको कैसा लगा? क्या इस होस्टिंग आपके आगे आ रही है, या आपको लगता है कि आप एज ए म्यूज़िक जो है वो आगे जाएंगी? तो मतलब म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा काम करने का इरादा है या होस्टिंग? देखें, होस्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरे ख्याल से शायद सिंगिंग से ज़्यादा किया है। दोनों मैंने साथ साथ ही किया, मगर ये है कि होस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मुनाफा बख्श शायद नहीं है। वो आपका टाइम बहुत लेती है। मेरे जैसे भी बन जाते हैं ना, तो वो तो मसला कोई आप जैसे तो यहाँ बना के उठते हैं यहाँ से लोगों को। तो वही कह रहा, मसला ये है कि होस्टिंग के अंदर तो ज़ाहिर है मेरा, लेकिन हाँ जी, मैं एक और सवाल यहाँ पे पुट अप करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पर। वो ये है कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बाकी इंसान के अंदर कोई भी टैलेंट है ना, उनमें सिर्फ एक आवाज़ होती है जो सबसे पहले बताती है कि मैं तेरे अंदर हूँ। देखिए जी, आप यकीन करें कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग हैं जो कि डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, डॉक्टर उमर आदिल हैं और बहुत लोग हैं। तो लोग ना होस्टिंग को बड़ा इजी समझते हैं। लोग कहते हैं ये क्या चीज़, मैं बहना मैनू माइक फड़ाओ, मैं ऐसा इंटरव्यू करांगा। होस्टिंग बहुत मुश्किल है, और शायद कैमरे के सामने अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, शायद मैं कोई गलती करूं, शायद आप इसको काटें, शायद आप मेरी गलती को छुपा लें। जब आप 10,000 बंदे के सामने स्टेज पे खड़े हैं ना, उधर आप गलती नहीं कर सकते। और मैंने लाइव होस्टिंग की, और मैंने बहुत होस्टिंग की है, लाइव होस्टिंग। मेरे साथ ये होता था क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ। अब ऑर्गेनाइजर्स का दिल होता था आवाम से शोर बना दे, गाना सुना दे, गाना सुना दे, कि नहीं, इस पेमेंट में तो गाना नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ होस्टिंग होगी। फिर ये मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा था। फिर जब मेरे कोई चीज़ वायरल हो जाती है, बुलाते मुझे सिंगिंग के लिए, फिर कहते हैं थोड़ा सा उसको, मेहमान को भी आप बुला दे, उसको बुला दे, कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, होना चाहिए भी नहीं है। देखिए, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है।
गायकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मगर उस आपको समझना चाहिए कि आप अगर सिंगर को एज अ सिंगर बुला रहे हैं तो फिर उससे सिर्फ गाना गवाएं, उसको होस्टिंग के लिए बुला रहे हैं तो सिर्फ होस्टिंग करवाएं। एक पैसा में दोनों काम नहीं होंगे। वाह वाह। अच्छा उम्मे लैला, मुझे बताइए कि जो कभी लाइव जो है आप प्रोग्राम कर रही हैं तो उसके अंदर कभी ऐसा लम्हा आया कि आपको लिरिक्स भूल गए हैं, तो लिरिक्स भूल के तो वो फिर बंदा कहता ओ फिर उधर आ करके उसको पोर्शन को नहीं, मैंने पोर्शन को तो कभी नहीं गुजारा। ये रमज़ान में अभी ऐसा मेरे साथ हुआ है। नईम हनीफ की ट्रांसमिशन थी, लाइव ट्रांसमिशन, और उसको उमर आदिल होस्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सा कलाम कहा, वो बड़ा ही मशहूर था और मेरा रोज़ा भी था और मुझे बड़ा रोज़ा लग रहा था और मुझे खुशबुएं आ रही थी और मेरे सामने SM सादिक बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए थे हमारे कवाल हैं शेर मियां दाद और 3 लेजेंड्स और चौथी मैं नालायक, और मुझे कहा कि वो कलाम सुना दे। वो कलाम भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो उसका कलाम इकबाल, मुझे कहा अब राविया ने कलाम इकबाल वो सुना दें, वो शायद उन्होंने मेरा GC में सुना हुआ था। उसका मुझे एक लफ्ज़ भूल गया, मेरे सामने फ़ोन खुला है और फ़ोन से भी नज़र नहीं आ रहा रोज़े की वजह से। वो फिर ये है कि कवर हो गया वो ना, ठीक है, वो पता नहीं चला कि एक लफ्ज़ था वो मैंने आगे पीछे कर दिया पर वो गुजर गया। बाकी है कि शुक्र है अल्लाह का, मैं अपने साजो सामान अपने साथ लेकर जाती हूँ, मुझे पता है मुझे भूल जाना है तो साथ लेकर जाती हूँ सब कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं आप, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो म्यूज़िक वालों को शायरी ही चलाती है आगे, तो आपको कौन से शायर ज़्यादा पसंद हैं? देखिए जी, शायर सब ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो काम है ना तख़य्युल का, मेरा तो बहुत ही इसके बारे में ना बड़ा रूहानी सा एक परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायरी जो है वो शायर के ज़हन पे उतरती है। आपका काम ही नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते जब तक आपको हुक्म ना हो। शायर का क्या काम है, इतने वज़न में और हर मिसरे में अलहदा बात, नई बात, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शायरों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उनकी अंदाज़े करम, कुछ चीज़ें हैं, मेरा बड़ा छोटा सा दिमाग है, इसमें बड़ी थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, निकल भी जाती हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। तो और जो चीज़ें मेरे जहन में रह जाती हैं वो फिर मेरे पे तारी हो जाती हैं, फिर उस सिचुएशन से बाहर आना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सवाल फिर वहीं पे खड़ा है। शायर मैं किसी एक शायर का नाम लेके बाकियों की तौहीन नहीं करूँगी। आप भी तो शायर हैं। अच्छा मुझे बताएं कि गाने के जो बोल हैं उसको जीता कैसे जाता है? कोई तकनीक है या जो है मतलब आपको लगे कि यार ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो उसकी कंपोजिशन रेलिवेंट होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इतनी अच्छी शायरी होती है मगर जो हमारे सिंगर हैं वो खुद ही उसको कंपोज कर लेते हैं, जिससे शायद उसका सही तरह से उसके मीनिंग कन्वे नहीं होते, बिल्कुल, या फिर वो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं कंपोजिशन की वजह से। तो और इसके अलावा एक और भी बात है कि फीलिंग से गाना, उसको समझ के गाना, उसके आपकी आवाज़ में उसका एक्सप्रेशन आने चाहिए। खुशी वाला बोल है, आप खुश होके गाएं, आपका चेहरा स्माइल करेगा, आपकी आवाज़ में ऑटोमेटिकली खुशी का एक्सप्रेशन आएगा। रोने वाला कोई कोई लफ्ज़ है, आप उसको अपने मुंह को वैसे बनाएं, रोने वाला मुंह बना के गाएं, आप सुनने वाले को लगेगा इसने रो के गाया है। तो एक्सप्रेशन से ही जो है गायकी आपके ऑडियंस के दिल पे असर करेगी, वरना नहीं करेगी। मेरा असल में सवाल मैंने अगला करना था, आपने इसी के अंदर कवर कर दिया कि उसके अंदर मौसीकियत होनी चाहिए या फील होनी चाहिए, तो आपने उसका बड़ा अच्छा और मैं कहता हूँ कि अच्छा जवाब दे दिया। आप अब मुझे बताएं कि अगले जो 5 साल हैं उनमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं बतौर सिंगर? अगले 5 साल में मुझे लगता है कि बड़ी ही मेहनत करनी पड़नी है, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़नी है, दिन रात सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़नी है, फिर जाके कोई व्यूज़ आने हैं, मुझे तो ये लगता है। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर क्यों एक्टिव नहीं है? पहले तो ये भी बताएं ना, क्योंकि
आपका जो गाना है वो अगर या ये मैं कहता हूँ कि आपकी बदकिस्मती है कि एक जो है वो एक्ट्रेस के ऊपर वो ज़्यादा जच गया इतना कि उसको लगा है कि उसकी अपनी ज़ाती आवाज़ है। मेरे ख्याल से शायद उसको भी यही लग रहा है कि उसने गाया है जितना लोगों ने उसको बना दिया। मैं सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो मेरी साथ साथ स्टडी चल रही थी, क्योंकि उसमें म्यूजिक नहीं है ना, म्यूजिक है, बिल्कुल लाइट सा है। नहीं उसके 2 ट्रैक्स हैं, मैंने उसकी 2 रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं। एक मैंने विदाउट म्यूजिक जिसमें वो जो उसके सीन है जहाँ वो गुनगुना रही है, फिर एक में प्रॉपर म्यूजिक है, उसमें बाजा भी बजा, दोनों चले हैं ड्रामे में। ज्यादा कौन सा चला है? दोनों। अच्छा, दोनों पे रील्स बहुत ज्यादा, म्यूजिक वाले पे जिसमें तबला बाजा साथ। लेकिन लोग कहते हैं उसका ही है, कहते रहे, फिर उसे गवा ले। मैं कहती हूँ इधर बुलाएं उसको अंदाज़े नजम में और उसको बिठाएं इधर और गवाएं उससे फिर मैं मानूंगी। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि आप हमें मुयस्सर आ गई। अब देखते हैं वो हमें कब मुयस्सर आती हैं। तो आई तो हमने पहले तो ये कहना, पहले आप गाना सुनाएंगी तो फिर हम आगे चलेंगे। ये आपसे वादा रहा कि जिस दिन आए हमने कहना पहले हमें आप गाना सुनाए, वो जो आप कहती कि लोग कहते कि आपने गाया। लोग कहते वो तो क्लेम नहीं करती। हाँ, नहीं वो तो क्लेम नहीं करती, लेकिन लोग कहते कि आपने गाया, आप हमें आज गा के सुनाए। तो सुनना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताया कि मौसीकी और औरत, क्या वाकई आवाज़ की आज़ादी समाजी आज़ादी से जुड़ी हुई है? देखिए जी, ये थोड़ा सा फलसफियाना हो गया। फलसफियाना बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। आप यकीन करें, पहले तो म्यूजिक हमारे माशरे में कोई मर्द भी गाता है तो उसको कहते हैं कि तू किरी कमच पै गए, और औरत का करना, औरत को तो हम पैंट पहन ले तो हम उसको जीने नहीं देते। मैं आगे पाई अली ज़रियून कहते हैं, किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती, वो उसको अच्छी लगती है ना, बाकियों को नहीं अच्छी लगती। बाकी कहते हैं क्यों पाइए। देखें, माशरे में औरत की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल माशरा पसंद नहीं करता। बड़े गिने चुने लोग हैं जिनकी जो है वो अच्छी तरबियत हुई है, वो पसंद करते हैं कि हमारी माएँ बहनें भी जो है वो सर उठा के बग़ैर किसी की हेल्प लिए, किसी के अंडर प्रेशर हुए, वो माशरे में चलें। बिल्कुल सही। मगर मेजॉरिटी जो है वो नहीं पसंद करते कि औरत को काम करे, औरत पैसा कमाए, औरत घर से बाहर निकले, औरत फैशन करे। और मैं फिर जो आगे से बात करती हूँ वो लोगों को बहुत बुरी लगती है, और फिर वो वाली वीडियोस मेरी मिलियन 2 मिलियन 2.5 मिलियन में जाती हैं कि औरतें हमारी कहती हैं हमें तो मौका नहीं मिलता, फिर रिजर्व कोटा पे जॉब्स भी लेती हैं, फिर इनको प्रोटोकॉल्स भी एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। मर्द बेचारे धूप में खड़े लाइनों में भी नहीं खड़ी होती, हम तो लड़कियां, हम क्यों खड़ी होंगी? वहाँ पे लेडीज फर्स्ट वाला आ जाता है। लेडीज फर्स्ट, तो ये क्या है, जहाँ आप कहती हैं हम इक्वल है, फिर इक्वल रहे ना। मैं जब म्यूजिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी तो मैं 90 साल में पहली खातून प्रेसिडेंट बनी थी। रूल था लड़की को प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे, और अगले भी 90 साल में कोई नहीं बना। और मेरे जाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने दोबारा वो रूल, क्योंकि मेरे बाद 1-2 बनाई और उन्होंने कानों को हाथ लगाए, मैंने कहा वो जो आई थी वो चली गई, अब और नहीं आ सकती। मैंने तबले भी उठाए, मैंने इतनी हील पहन के बाजे भी उठाए, मैंने हारमोनियम भी उठाए। मैंने कहा यार ठीक है, मैं कहती हूँ मैं लड़कों की तरह काम कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा काम। मैं 2-2, 3-3 बजे जब सारे फंक्शन खत्म हो जाते थे, सारे बच्चे अपने घरों को चले जाते थे, हॉस्टल वाले पहुंच जाते थे, फिर मैं घर आती थी सबको भेज। तो औरतें क्या मेहनत करना नहीं चाहती? बहुत कम है। एक तो सबसे बड़ी बात, हमारी नाजुकी जो है वो हमें लेके बैठ गई, सनफे नाजुक। हम कहते हैं हम तुम्हारे बराबर हैं, तुम हो कौन? उसके बाद आप हमें धूप में खड़ा कर दें, आप खड़े रहेंगे, मैं नहीं खड़ी रहूंगी, मेरा रंग काला हो जाएगा। तो देखें, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सेम नहीं बनाया, तो मैं कैसे कह दूं कि आप और मैं सेम। हाँ, राइट्स की जहाँ बात है कि जहाँ मुझे इस वजह से डिग्रेड किया जाए कि मैं लड़की हूँ, तो फिर आप अगले का सर फाड़ दें। जहाँ आपको कहेंगे नहीं ये तो उसको क्या बताओ, इसको कंपनी का सीईओ नहीं बनाना, इसको नहीं पता, इसको म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाना, इसको नहीं पता, इसको डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन नहीं बनाना, इसको नहीं पता, ये बातें होती हैं। नहीं तो आप बता तो रही हैं 90 साल हो गए, उस मिथ को किसी ने नहीं तोड़ा था, आपने आके तोड़ा, और अगले 90 साल में कोई नहीं आने वाला। तो ये बात तो खुद ब खुद जो है वो इसके हक में है ना, हमें इस थ्योरी को ये प्रूव करती है। देखें, खवातीन पहले सबसे पहले वो लड़ना शुरू कर देती हैं हकूक के लिए, उससे पहले वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करती। अपनी ड्यूटी पूरी करें। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, फिर मैं हकूक के लिए लड़ी, मुझे मेरा हक मिल गया। बिल्कुल सही है।
बहुत ज़रूरी है कि जो आपका फ़र्ज़ है उसको आप निभाएं। जहां आपके साथ ज्यादती हो उधर फिर आप जो कर सकती हैं अगले के साथ वो कर दें। अब ये थोड़े से कह लें कि सवालात इस तरह के हैं, चटपटी कह लें इनको, थोड़े से रैपिड टाइप के हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट आंसर में हम खेलेंगे इसको ना। तो मुझे बताएं कि अगर किसी ने कहा आपको कि आपकी आवाज़ सुन के नींद आ जाती है, तो आप खुश होंगी या नाराज़? देखें, आवाज नींद तो लोग गोलियां खाते हैं, हम तो मतलब माहिर नफ्सियात जो है नहीं, कोई कह रहा है आपकी आवाज़ सुन के हमें नींद आनी चाहिए नींद, हाय तो इसका मतलब है मदहोश हो गया अगला बंदा। तो दवाई का काम किया आवाज ने। अच्छा मुझे बताएं कि ज्यादा मजा कब आता है, गाने में ताल बिगड़े या जिंदगी में हाल? गाने में किसी की ताल बिगड़े तो बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं। किसी के सामने वाले की बिगड़नी चाहिए। सही है, लुत्फ आना चाहिए आगे से। आप यकीन करें, हम लाइव इवेंट्स वगैरह में अक्सर होते हैं, कोई हमारा फेलो अगर कोई गलती करे बड़ा मजा आता है। अच्छा मुझे बताएं कि सींग वाली जो हील है वो है अच्छी या संगत वाली फील? ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। चले इसको आप हम स्किप कर सकते हैं। सींग वाली हील जो खवातीन हील पहनती हैं, अच्छा वो पसंद है या फिर आपको जो है संगत वाली फील जो है? दोनों अच्छे, दोनों अच्छे, चले जी ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि जो अगर कोई आपको कहे डेंजरस, ठीक है, तो आप इस आवाज़ को जो आपकी आवाज़ को जो है कोई डेंजरस कहे तो आप उसमें वायरल होना पसंद करेंगी या अरेस्ट? डेंजरस तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मुझे कोई डेंजरस कहे तो आप वायरल होना पसंद करेंगी। ठीक हो गया। अच्छा किसी ने दिल में जगह बनाने के लिए गाना गाएं या नजर लड़ाएंगी? गाना गाएंगे। फन का मुजाहरा करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मेरा दिल ये पुकारे या ये दिल दीवाना है, कौन सा गाना ज्यादा फ्लर्ट वाला आपको फील होता है? मेरा दिल ये पुकारे आ जाओ तो बड़ा तरले वाला गाना है, बेचारा कह रहा है हाय प्लीज आ जाओ, अब तो आ जाओ। तेरी मिलता हाँ, है। हाँ। बहुत अच्छे। तो मुझे बताएं कि अगर आवाज से बंदा इम्प्रेस ना हो तो आपका अगला हथियार क्या होगा? आवाज से बंदा इम्प्रेस ना हो तो फिर उसका सर खाएंगे बातें कर करके। सर नहीं फाड़ेंगे? सर फाड़ देंगे, हम तो फाड़ देते हैं। अच्छा इश्क में बेआवाज होना ज्यादा खतरनाक है या ऊंची आवाज में इनकार? देखे जहां आपने इनकार ही कर दिया वहां बात ही खत्म हो गई। इश्क तो नाम ही बेआवाजी का। ठीक है। अब मुझे बताएं गुलकारी या अदाकारी? अदाकारी। ये मुख्तलिफ नहीं होगा? ट्राई नहीं किया पर मैं कर सकती हूँ। हाँ करूंगी जरूर। अच्छा अदाकारी का शौक है? अदाकारी का शौक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कवाली स्लो गाना या चटपटा? कवाली। कवाली गाई है कभी? कवाली मैं करती हूँ। अच्छा मैं लाइव करती हूँ, कर लेती हूँ। हाँ जी, वो उसको आप प्रॉपर कवाली तो मतलब जैसे हमारे आइटम्स हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के, मैंने स्टार्ट जब उस तरह के आइटम्स ही किया था। अच्छा। मैं वही गाती रही सही जब तक मेरा मुर्शद नहीं आया। फिर जब मेरा मुर्शद आ गया तो फिर मैंने कमर्शियल गाने शुरू कर दिए। फिर मुर्शिदों के पीछे फिर मैं मुर्शद के पीछे लग गई। फिर मैं वेडिंग सॉन्ग्स गाना शुरू हो गई। फिर मुझे मुर्शिदों ने वहां भेज दिया। शादियों में भेज दिया। फिर मैंने सारे काम किए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं लाइव शो या कमरे में तन्हाई? लाइव शो। स्टेज तो मुझे स्टेज से इश्क है। अच्छा। मुझे आई लव क्राउड, आई लव पीपल, आई लव लाइट्स, आई लव एवरीथिंग। अच्छा जब शोहरत होती है, शोहरत होने के बाद शोहरत आपकी चली जाती है तो वो कैसी फील है? वो आर्टिस्ट की मौत है। एक बार जो शोहरत देख लेता है फिर जो चली जाती है उसका नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए बंदे को? शोहरत मिली है तो उसको कैसे फिर मैनेज करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक फेज है, आना है गुजर जाना, हर इंसान के साथ होता है, एक फेज आता है चला जाता है। देखिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी शोहरत आके जा कैसे रही है, किस वजह से जा रही है। अगर आपको माशाल्लाह 20-30 साल हो गए हैं उस पर टिके हुए और अब आपकी उम्र भी ज़्यादा हो रही है और अब आपका रेस्ट करने का टाइम है, फिर तो ठीक है। ऐसे हमारे भी सीनियर जो एक्टर्स हैं, मतलब जो हमारे हमसाया मुल्क के हैं या जो हमारे अपने भी हैं जो 50-60 की लाइन में हैं, उनकी अगर कम होती है तो ठीक है, अब उनके बच्चों का टाइम है। मगर आपके मेरे जैसा नौजवान कोई गलती करे फिर जलील हो, उसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात है। वैसे भी आजकल शोहरत की मियाद बड़ी कम हो गई है ना? देखिए रील्स
शोहरत हो ही बहुत ज्यादा गई है। 10 सेकंड की रील से हम यहाँ पे देख रहे हैं टके टके का बंदा वायरल हो गया, क्या करें? आप वायरल होने की कोशिश ना करें, आप फेमस होने की कोशिश करें। हाँ। आप पॉपुलर होने की कोशिश करें। जो पॉपुलर होता है वो ताहयात सदा रहता है। जो वायरल तो चीज कुछ भी गंदी भी हो जाती है। गालियां निकाले वायरल, आप निकालें इधर गालियां, आप देखें यहाँ पे कितने व्यूज आते हैं। नहीं मुझे ऐसी मुझे जो है वायरल नहीं होना, मेहरबानी आपकी। हमें अल्लाह ताला इज्जत दे, इज्जत ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि उसी की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, मोहब्बत में धोखा या गाने में ऊंचा सुर बिगड़ जाए? गाने में ऊंचा सुर बिगड़ जाए और कोई पकड़ लेना। हाँ। कि धोखा तो देके महबूब शायद वापस आ ही जाता है, मनते शंते मांग लो आ जाता है। पर सुर लगा, एक बार लग गया और किसी ने पकड़ लिया, ओ हो सारी जिंदगी का ताना। ओए तो फलानी जगह सुना है ऐसी, मुझे याद है ना 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 नेवर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो सीनियर्स होते हैं, मतलब ये सीनियर्स कभी कभार सीनियर्स के साथ भी होता है, वो अपनी पूरी संगत अपने शागिर्दों को साथ लेके जाते हैं, तो वो कभी उधर सुर बिगड़ गया उनका, तो उस सूरत में आप खामोश रहते हैं या फिर जो है हंसी निकलती है? नहीं, उस वक्त हंसी आपको रोकनी पड़ती है, क्योंकि जिसके साथ आप आए हैं वो तानू छड़ गया, तो पल्ले हो तुसी किराया ला के घर जाना है फिर वापस। वो अगर आप किसी के साथ अपने सीनियर के साथ गए हैं, फिर उस वक्त उसकी इज्जत आपकी इज्जत है, आपको बचानी पड़ती है उसकी इज्जत। और अक्सर सीनियर हो जाते हैं जो अपनी संगतें साथ लेके जाते हैं, वो हो जाते हैं बेसुरे। तो फिर उस सूरत हाल में मतलब ये आपके लिए केस स्टडी भी होता है कि यार ये बेसुरा हुआ तो इसने कैसे उसको संभाला है, तो उस चीज को जो है केस स्टडी के तौर पर? हाँ जी, बड़े कम आर्टिस्ट हैं जिनको टैक्ट आता है कवर करने का। मतलब बाज़ों का ऐसे होता है, मैं अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर आप क्लासिकल कोई चीज़ गा रहे हैं, कोई ठुमरी गा रहे हैं, कोई गज़ल गा रहे हैं, सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, उधर बाज़ों का टेम्पो का इशू हो जाता है कि बाजा जो है आपका, जो आपका रिदम है वो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए हैं, या आप आगे निकल गए हैं, टेम्पो पीछे रह गया है। तो उस 1 सेकंड के अंदर अंदर उसको कवर करने के लिए आप उसमें कोई जगह ले लें, गले से कोई हरकत कर दें, मुर्की ले लें, गरारी ले लें, कि वो जो गैप आ गया वो पूरा हो जाए। अब ये सुनने वालों को पता चलेगा, आपके मेरे जैसे लोगों को नहीं पता चलेगा। हम कहेंगे ओए खान साहब ने क्या जगह ली है इसमें, क्या गरारी मारे, हम उस पर तालियां मारेंगे, जबकि वो गलती है। वो उसमें से दीवार टूट गई है जिसके अंदर हमने कुछ फिल किया है, ये गलती है। तो इस तरह के ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, फिर आप देखते हैं हमने इसको कवर कैसे करना है। हाँ, अगर आपका कोई सुर बेसुरा लग गया है, आपको पता चल गया कि मेरे गले में इस वक्त खराश आ रही है, मेरा गला घुट रहा है, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, आप ऊंचा सुर ना लगाएं। आप वो जगह कहें ही ना स्टेज पे जो कि आपको मुश्किल में डाले। आपका लग गया है, फिर उसको कम कर दें, ज्यादा लंबा उसको तूल ना दें। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, आप खास तौर पर जो गला है, गला आपकी सबसे बड़ी कीमती जागीर है, ठीक है, तो उसको जो है वो नॉर्मलाइज रखने के लिए और ये कि ये जो है बिगड़ ना जाए, तो आप क्या खाने में एहतियात करती हैं या खाबे खाती हैं? मैं तो, आपको मेरी सेहत से लग ही रहा होगा, मैं तो बहुत फूडी हूँ, और सिंगर और साइनस का जो है वो चोली दामन का साथ है, और मेरा तो जो है ये जाता ही नहीं है। मुझे बचपन से इशू है थोड़ा सा। कोई कंसर्ट पकड़ा हो, ठीक है, अच्छे पैसे मिल रहे हो और खा लिए जनाब खाबे और हो गया गला खराब, क्या करेंगे उसमें? हम पता क्या करते हैं, हुआ कभी ऐसे? अक्सर ही होता है। हाँ। अक्सर ही होता है क्योंकि हम जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद इवेंट आ जाता है और फिर उसको कहते हैं खोल ना किंज खुल जाता है वो। उसमें आप ग्रीन टी वगैरह का गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी लेते रहें। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह आप, अगर आपको बुखार है तो वो ले लें, हो जाता है सही, उसमें कोई इतना इशू नहीं। खान साहब आते हैं, आके गाना शुरू करते हैं, आज मेरे गला मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में यहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ अक्सर नहीं होता, ये हर बार होता है। तो ये क्या होता है? फिर उसके बाद गाना भी सुना रहे मुझे तो क्या होता है, वो अपनी वो थोड़ी सी लीवरेज लेना चाह रहे होते हैं। नहीं, वो मेंटली ना उस वक्त शायद प्रिपेयर नहीं होते। इंसान को ना थोड़ा सा टाइम लगता है माहौल में सेटल होने में। बिल्कुल ठीक। उस वक्त वो अपने मूड में या जोबन में आए नहीं होते, उनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम सुनाना पैना है, तो कहते हैं मेरा गला थोड़ा नसाज है, कि जरा ना भी अच्छा हो तो उसको पता हो कि अच्छा आज खान साहब जो है वो थोड़े से जरा बीमार हैं, फिर जब उनको मजा आने लग पड़ते फिर वो सही हो जाता है।
तो ये बात होती है। जैसे शायर है उसको दाद मिल रही हो तो वो फिर उसके फिर एक्सप्रेशन और होते हैं, गजलें और सुना जाऊं, ये बात तो है। ऐसे आप मैंने सुना था शायर बहुत ज्यादा लीचड़ होते हैं, लेकिन मैंने देखा कई दफा जो म्यूजिक वाले होते हैं उनसे भी जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो नहीं जाता है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। 4 गाने और बंदा फिर उसके बाद वो 10 फिर 15 पता नहीं 20 गाने का आ जाते हैं एक निशिस्त के अंदर। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आर्टिस्ट का प्रोटोकॉल ही उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। एक अताई को टारी के साथ क्या क्या तकलीफें जो है वो झेलनी पड़ती हैं? हाय, सबसे पहले तो अताई उनको खाने खिला खिला के मर जाता है। अताई सीखने के लिए बेचारा, उस्ताद जी आप यकीन करेंगे हकीकत है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जूनियर्स, वो जाते रहे हैं उस्तादों की तरफ, उनको बड़े पैसे, और मतलब हम जैसे लोग जो नॉन म्यूजिकल फैमिली से हैं, जिनको जो हम म्यूजिक देख के ही खुश हो जाते हैं, हाय अल्लाह ये बाजा है, इसमें से आवाज कैसे निकलती है, तबले के अंदर क्या है। हम हमारे यही फैंटेसी, हमारी यही इमेजिनेशन है। हमें नहीं सिखाया जाता, हमें कोई नहीं बताता। कोई आपको राग नहीं सिखाएगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। खाने आप सिखाएंगे, फीसें आपसे लेंगे, मिठाइयाँ आपसे लेंगे, सिखाएंगे नहीं आपको। सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा। आप आजकल तो आप बैठ के बुजुर्गों के सुने, अपनी लिसनिंग को तेज करें अगर आपने कुछ सीखना है। वरना आपको कोई, आप कहेंगे मुझे घोल के कोई देन में पिला दे, वो नहीं होगा। स्कूल में भी अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ भी टीचर आपको सरसरी सा लेसन देके घर भेज देता है। घर आके फिर आपको खुद ही याद उसको करना पड़ता है। याद आपको कोई नहीं करवाता। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब हम आखिर में आपसे चाहेंगे कि हम कुछ 2, 4, 5 जितने भी आप गीत हमें सुनाना चाहें वो हमें सुनाएं और हम उसका हिज़ उठाएं। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए, मुर्शिद हमें जरा नहीं तलवार दी गई। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद हमारी जात पे बहुतान चढ़ गए, मुर्शिद हमारी जात पलिंदों में दब गई। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए, मुर्शिद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद फोटो पिछले महीने छिकाया हूँ, हुण मैं को देख लगदा जो है फोटो में डाहे। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, क्या बात है आपकी, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि इसके बाद हमें आप क्या सुनाने लगी हैं? बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। बातों बातों में कोई
ऐसा भी धोखा दे गया, बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया, बातों बातों में कोई दर्द दिल अश्के रवा सोज़े तमन्ना दे गया, दर्द दिल अश्के रवा सोज़े तमन्ना दे गया, सोज़े तमन्ना दे गया, मेहरबान कितना था कोई मुझको क्या क्या दे गया, मेहरबान कितना था कोई मुझको क्या क्या दे गया, बातों बातों में कोई कम ना होने दी कभी उसने मेरे गम के बहार, कम ना होने दी कभी उसने मेरे गम के बहार, उसने मेरे गम की बहार, जब कभी याद आ गया एक जख्म ताज़ा दे गया, जब कभी याद आ गया एक जख्म ताज़ा दे गया, बातों बातों में कोई गर्दिशे दौरा से बढ़ कर है कहीं उसके सितों, गर्दिशे दौरा से बढ़ कर है कहीं उसके सितों, है कहीं उसके सितों, गम जो दुनिया दे नहीं सकती वो तन्हा दे गया, गम जो दुनिया दे नहीं सकती वो तन्हा दे गया, बातों बातों में कोई चांदनी रातों में जिसका मुल्तज़िर रहता था मैं, चांदनी रातों में जिसका मुल्तज़िर रहता था मैं, मुल्तज़िर रहता था मैं, उम्र भर का गम खुशी का एक लम्हा दे गया, उम्र भर का गम खुशी का एक लम्हा दे गया, बातों बातों में कोई अब तो कलियों के तबस्सुम से भी डर जाता हूँ मैं, अब तो कलियों के तबस्सुम से भी डर जाता हूँ मैं, से
रोता हूँ मैं मुस्कुरा कर जो मिला वो जख्म गहरा दे गया मुस्कुरा कर जो मिला वो जख्म गहरा दे गया बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया बातों बातों में कोई। ब्रावो 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 ब्रावो, क्या कहने उम्मे लाला आपकी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। तस्कीने दिल की खातिर तू बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो हो जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा हो यारा बोल कफारा क्या होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा हो यारा बोल कफारा क्या होगा हाँ हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा हो यारा बोल कफारा क्या होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा हो यारा बोल कफारा क्या होगा बहुत अच्छे ब्रावो। घर आ चन्ना मेरे आ घर आ चन्ना मेरे आ लंगन बहारा वाजा मारा लंगन बहारा वाजा मारा विच उड़ी का नैन मेरे विच उड़ी का नैन मेरे वेख बसंती चोला पाके तकनिया तेरा घर आ चन्ना मेरे आ घर आ चन्ना मेरे आ घर आ तीखी तलवार वांगू कजल दे तार वे तीखी तलवार वांगू कजल दे तार वे मंगनिया तेरे कोलों
चारवे रेशमी जुल्फा लैन हुलारे छेड़ छेड़ लंघदी हवा घर आ चन्ना मेरे आ घर आ चन्ना मेरे आ लंघण बहारा वाजा मारा लंघण बहारा वाजा मारा विच उडीका नैन मेरे विच उडीका नैन मेरे वेख बसंती चोला पाके तकनिया तेरा घर आ चन्ना मेरे आ घर आ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ब्रावो। अच्छा, इसमें एक जो ख़ास बात है वो आप सबको मैं बताता चलो कि ये वाली जो है ये गज़ल मैंने इनको अभी जब ये आई हैं तो मैंने कहा अगर आप ट्राई करें कि ये मैंने गज़ल है इसको आप कंपोज करके तो अभी ट्राई करें, तो इन्होंने छोटी मोटी धुन बनाई है, देखते हैं कहाँ तक ये इसको जो है हमें बना के दिखाती हैं। आपका दस्ते है नाई और चाहे शुक्रिया आपका दस्ते है नाई और चाहे शुक्रिया ये मोहब्बत ये इनायत हाय हाय शुक्रिया आपका दस्ते है नाई जिंदगी में जिस तरह तशरीफ ले आए कोई जिंदगी में जिस तरह तशरीफ ले आए कोई जिंदगी में आप यूं तशरीफ लाए शुक्रिया जिंदगी में आप यूं तशरीफ लाए शुक्रिया आपका दस्ते है नाई हो गया महफिल में फिर ताज़ा गज़ल का एहतमाम हो गया महफिल में फिर ताज़ा गज़ल का एहतमाम देखना देखा हमारा मुस्कुराए शुक्रिया देखना देखा हमारा मुस्कुराए शुक्रिया आपका दस्ते है नाई फिर करे कोई तकाबुल हुस्न का मंजूर है फिर करे कोई तकाबुल हुस्न का मंजूर है इस तरह पहले कोई कह के दिखाए शुक्रिया। बहुत अच्छे, ब्रावो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये इतने कम वक्त के अंदर इतनी खूबसूरत धुन और आपकी जो है प्रेपरेशन, आपको सलूट है, बहुत शुक्रिया उम्मे लैला शमसी, खूबसूरत आवाज़ और बड़ा मज़ा आया आपका। और ख़ास तौर पर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गज़ल को जो है अपनी आवाज़ दी और मैं मुंतज़िर रहूँगा आपकी तरफ से कि ये कब आप रिफ़ाइंड फॉर्म में हमें पेश करते हैं। अहबाब ग्रामी, ये आपने सुना, बातें की हमने इनसे, इनको सुना, इनकी रस घोलती आवाज़ से वो महसूस किया। तो अहबाब ग्रामी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।